लिखिए। ज़्यादा नहीं देंगे, बहुत कम कम देंगे। आप लोग को बड़ी, आप लोग चालाक बन रहे थे, देख रहे थे कि जैसे ही मिसलेनियस आ रहा था ये सब होमवर्क नहीं बना रहा था। तो ये कोई टाइप नहीं है, अभी भी बोल रहे हैं, कॉपियाँ चेक होबे करेगा। हाँ, ये टाइप नहीं है। जितना आर्य अग्रवाल दिस दैट है सब से उठा के डाल दिए। टाइप 28 1 से लेकर 25 तक कोशिश करके आइएगा। चलिए, दूसरा बात, 3 काम हमको करना है। 2 काम, दूसरा का काम है कि एक क्वेश्चन, थोड़ा सा रुक जाओ, उसको बाद में देख लेते हैं। दूसरा काम मेरा रहेगा नया टाइप स्टार्ट करना। पहले टाइप 3 को पढ़ा लेने दीजिए, उसके बाद डिस्कशन करवा देंगे, ठीक है? न तो क्या होगा कि पहले डिस्कशन कराएंगे, माथा पेची हो जाएगा और फिर टाइप में मन नहीं लगेगा। ये चलते पहले टाइप का बात कर लें। चलो, अब बात नहीं, अब काम। देखिए, आधा घंटा साइलेंट रहिएगा ना, 20-25 मिनट, तो ये तीनों टाइप हम निपटा देंगे। रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, टाइप 24 को पहले तो समझ लो ये है क्या। टाइप 24 में जितना भी क्वेश्चन है वो सभी आय व्यय से संबंधित प्रश्न है। आय और खर्च से जितना भी क्वेश्चन है वो सब हम आपको इकट्ठा डाल दिए हुए हैं, जिसमें से कुछ पार्ट आप ऑलरेडी रेशियो में पढ़ चुके हैं और कुछ को आप एवरेज में पढ़ चुके हैं। अब बचा खुचा देख लेते हैं, क्या पता इसमें क्या पढ़ना पड़ेगा। हमको तो पता भी नहीं, हम उठाए हैं और डाले हुए हैं। जितना हमको लाइन से नज़र आया, आय व्यय खर्च डालो, आय व्यय खर्च डालो। लेटेस्ट जितना भी हमको दिखाई दिया सब डाल दिए हैं। क्या अलग है अब तो बनाने के बाद पता चलेगा। एक व्यक्ति अपने आय का 60% खर्च करता है, उसके आय में 15% वृद्धि खर्च में। देखिए, बात कीजिएगा तो कैसे होगा, बात मत कीजिए, पढ़िए आराम से, थोड़ा सा काम होना जरूरी है ना। बातें में रह जाएगी तो फिर क्या मतलब है। एक व्यक्ति अपने आय का 60% खर्च करता है, अपने आय का 60% खर्च करता है, इसका मतलब उसका इनकम होगा 100 रुपया, खर्च करेगा 60 रुपया, तो बचाता होगा 40 रुपया। S फॉर सेविंग, E फॉर एक्सपेंडिचर, I फॉर इनकम। करा उसका आय को 15% बढ़ा दीजिए, तो आय था 100 रुपया, 15% बढ़ेगा तो हो जाएगा 115। खर्च में 5% वृद्धि कर देना है, तो पहले से खर्च है 60 रुपया, 5% और बढ़ाइएगा तो 3 रुपया और बढ़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 63। 60 का 5% कितना हो जाएगा 3 रुपया और बढ़ जाएगा 63। रुक जाइए, अब बच्चा भी बोल देगा कि सर पहले इनकम था 100 रुपया, तो खर्च था 60 रुपया, बचत था 40 रुपया। चलिए ठीक है, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारे पास इनकम है 115 रुपया, जिसमें से खर्च कर रहे हैं 63 रुपया, तो बताइए बचत कितना कर रहे होंगे 52 रुपया। इतना तो बोल सकते हैं हम लोग। अब देखो पूछ क्या रहा है, उसके बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, बचत में कितना बढ़ा, कितने परसेंट का वृद्धि हुआ, ये हमको बताना है। तो पहले बचत था कितना 40, हो गया 52, कटता है तो काट लो, 4 से 13 बार, 4 से 10 बार में या 4 से 13 बार में 100 का चीज़ 130, यानी कि हम सीधे बोलेंगे
30% का वृद्धि हो गया। 10 से हो गया 13, बढ़ा कितना 3, 10 से तो कितना परसेंट का वृद्धि हुआ 30% का। तो ये तो हम लोग परसेंटेज के तरीक़ा से कर लिए, लेकिन जब आप एवरेज पढ़े होंगे तो आपको कुछ पढ़ाया गया होगा, और उस समय हम बोले थे कि इसको परसेंटेज में जब पढ़ाएंगे तो परसेंटेज भी दिखाएंगे कि कैसे हम लोग बेसिक तरीके से कर सकते हैं परसेंटेज का। अब बड़ा आसान काम है। एक व्यक्ति अपने आय का 60% खर्च करता है, अर्थात उसका इनकम होगा 100, खर्च करेगा 60, तो बचत करेगा 40। कटता है तो काट लेंगे, 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60, 20 बचे 100। कह रहा है कि उसके आय में 15% की वृद्धि हो गई है, खर्च में 5% की वृद्धि हो गई है, तो बोलिए कि बचत में कितने परसेंट का वृद्धि। शेष ग्रुप पढ़े हैं ना, छोटा है डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हैं। 75 में से 15 चला गया, 60/2 यानी कै परसेंट। अन्य तो बोलेंगे वही क्या कर रहा है, जा रहा है, तो बोलो कम लेके जा रहा है कि ज़्यादा। फ़ायदा होगा 1 से 10 का, तो 3 से 30% का बटा 2, 15 30%। समझ में आया। तो ये टाइप मेरे समझ से बताने लायक बिल्कुल है भी नहीं, लेकिन फिर भी देखते हैं, फटाफट हम बना लेते हैं। खर्च और बचत का अनुपात 3:2 है, तो इसका मतलब उसका आय 5 होगा। करे उसके आय में 25% की वृद्धि हो गई, खर्च में 20% की वृद्धि हो गई, तो बोलिए बचत में कितने परसेंट का वृद्धि होगा, बता सकते हैं ना हम लोग। चलिए ध्यान दीजिए, ध्यान का पहले ट्राई करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ये तो आदम जवानी का क्वेश्चन आते आ रहा है, एक बार ट्राई आप करें। यदि उसके वेतन इतना, व्यय भी इतना, तो उसके बचत में होने प्रतिशत वृद्धि। सार वेतन कितना, इतना तो नया कितना परसेंट होगा। हाँ, बचत में कितने परसेंट की वृद्धि। देखो कुल मिला के अभी भी यही क्वेश्चन है। ये आपकी निश्चित राशि में दे दिया, आय दे दिया है और खर्च दे दिया है, तो आय और खर्च का अनुपात हम लिख सकते हैं यहाँ से 5 चौके 20 अब 5 पचे 25, यानी कि 53:41। आय है 53 रुपया, खर्च है 41 रुपया, तो 9 5 14 रुपया। कह रहा है कि आय में 12% की वृद्धि हो जाएगी, खर्च में 6% का वृद्धि हो जाएगा, तो बोलिए उसके बचत में क्या होगा, बता सकते हैं ना हम लोग। तो ये सब बड़ा आसान भाई है। तो वही चीज़ में नजर आ रहा हमको, तो नाम मात्र के बचत, नाम मात्र का आय, नाम मात्र का खर्च, सब वही नज़र आ रहा है हमको। हाँ, ये बनाने में मन लगेगा तो ट्राई करेंगे ये भी आप लोग। चलो इसमें हम अब टाइम बर्बाद करने से मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, आप लोग कोशिश कर लेना। चलो ध्यान दो, टाइप 25। आय कर, आय पर दिया जाने वाला कर, आय कर। इनकम पर दिया जाने वाला टैक्स, इनकम टैक्स। हम बोले कि हम 20 रुपया टैक्स देते हैं, तो किसका 20 रुपया दीजिएगा, जो भी इनकम होगा उसी में से ना हम 20 रुपया टैक्स देंगे। हम लोग बोले कि 10% हम लोग टैक्स देते हैं, तो किसका 10% टैक्स देते हैं, तो बता सकते हैं हम लोग किसका 10% टैक्स देते हैं। अगर हम आपसे पूछें कि आप टैक्स कुछ भी देते होंगे तो किसके ऊपर देते होंगे, इनकम के ऊपर। ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम बोले कि सपोज़ आपका इनकम 100 रुपया है, आपका इनकम 100 रुपया है और टैक्स की जो दर है वो 12% है, तो आप कितना टैक्स देते होंगे, तो आप बोलिएगा 12 रुपया।
तो ये 12 रुपया कहाँ से आया भाई? तो इनकम का R% जो है 12, इनकम 100 का 12% यानी कि 12, यानी कि आप 100 का 12% निकाल रहे हैं। 100 का मतलब ये हुआ कि इनकम का 12%, तो इनकम पर ही आप टैक्स दे रहे हैं। तो यानी कि टैक्स जो होता है इनकम पे दिया जाता है, ये बच्चा सब लोग जानता है। इसमें समझने वाला क्या बात है, समझ लीजिए, थोड़ा सा छोटा सा बात है। हम आपसे पूछेंगे कि मान लीजिए आपका इनकम चलो 1000 रुपया है, आपका इनकम जो है 1000 रुपया है, और आप टैक्स जो है, टैक्स जिसको कर हम लोग बोलते हैं, वो आप मान लीजिए कि 50 रुपया देते हैं। तो इनकम है आपका 1000, टैक्स दे रहे 50 रुपया, तो ये 950 हमको कुछ दिख रहा है। ये 950 क्या बोलेंगे हम? आय में से जो टैक्स हम दिए उसको घटा दिए, तो फिर भी 950 रुपया बच रहा है। क्या बचेगा? शुद्ध आय बचेगा आपका, नेट इनकम बचेगा ये आपका। टैक्स देने के बाद जो बची हुई राशि होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शुद्ध आय, नेट इनकम। शुद्ध आय, नेट इनकम। आप लोग ड्रीम 11 खेलते होंगे, देखते होंगे, करोड़ रुपया जीतता है लेकिन वो करोड़ रुपया मिलता नहीं है। उसको क्या करता है? टैक्स कटने के बाद जो बचता है पैसा, वही उसको दिया जाता है। इसका मतलब है कि जो उसका बचा हुआ पैसा जो मिल रहा है वो उसका शुद्ध आय है, उस पर अब कोई गवर्नमेंट टैक्स वगैरह नहीं ले सकती है, उसका हम लोग आराम से स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आय बराबर आप बोले कि सर टैक्स प्लस नेट इनकम, टैक्स प्लस नेट इनकम जो होगा वही आपका आय होगा। चलिए बहुत बढ़िया। मान लेते हैं कि मेरा इनकम 1000 रुपया है, चलो अब 1000 रुपया माने तो 1000 रुपया पे लेके चलते हैं। इनकम मेरा 1000 रुपया है और 1000 रुपया मेरा इनकम है, और हम कोई ऐसा पता चलता है अभी मोदी गवर्नमेंट है, टैक्स बढ़ाते रहता है लोग। तो मान लीजिए कि टैक्स बढ़ गया और टैक्स अब जो हम पहले 50 रुपया देते थे, अब कितना दे रहे हैं हम? 60 रुपया। 50 रुपया देते थे, 60 रुपया दे रहे हैं। तो बताइए अब मेरा नेट इनकम कितना होगा? कितना होगा? 940 रुपया होगा भाई। तो एक बात बताइए, अगर हम आपसे पूछेंगे कि आप पहले टैक्स 50 रुपया देते थे, आज टैक्स आप 60 रुपया दे रहे हैं, तो बताइए टैक्स में कितने % का वृद्धि हुआ? तो बोलो कितने % का वृद्धि हुआ? गधा कहीं के 20%। 50 से हो गया 60, बढ़ा कितना? 10। किससे? 50 से। तो 1/5 का मतलब कई % बढ़ गया? 20%। तो जाहिर सी बात है, यहाँ भी देखो 9 से 50 हो गया 40। अच्छा एक मिनट, 50 रुपया आप पहले टैक्स देते थे, 60 रुपया अभी टैक्स दे रहे हैं, यानी कि पहले की अपेक्षा कम कितने दे रहे हैं? 10। तो आपका नेट इनकम कितना कम हो गया बताओ? 950 से 940। अरे भाई मैथ की क्या बात है? पहले हम 50 रुपये टैक्स देते थे, 100 रुपया नेट इनकम था, आज हम 40 रुपये टैक्स दे रहे हैं, तो 10 रुपये हमको फ़ायदा ही होगा, यानी नेट इनकम मेरा उतना ही बढ़ जाएगा। तो पहले हम 10 रुपया टैक्स देते थे, तो नेट इनकम देखो, नेट इनकम में 10 रुपया का कमी हो रहा है, टैक्स में मेरा 10 रुपया कमी हो रहा है, तो नेट इनकम भी 10 रुपया कम रहा है। उल्टा बोल रहे हैं, टैक्स में 10 रुपया बढ़ गया तो नेट इनकम 10 रुपया घट गया, माने जितना टैक्स में वृद्धि हो रहा है उतना ही नेट इनकम में कमी हो रहा है। टैक्स अगर कम होता है तो नेट इनकम बढ़ जाता, सीधा सी बात है। अच्छा टैक्स कितना % बढ़ रहा है ये बताइए? तो जाहिर सी बात है नेट इनकम भी कितना % कम हो जाएगा? यही तो दिक्कत है, यही दिक्कत है। बताओ 950 से हो गया 940, 950 से हो गया 940, कितना % कम हुआ? देखो तो 20% कम हो रहा है। 9 से 50 हो गया 940, कम हो रहा है 10, कितने से? 950 से। 1/95, 20% हुआ? काहे नहीं हुआ ऐसा परसेंटेज में बराबर? परसेंटेज में जब भाई मेरा टैक्स 20% बढ़ा था तो नेट इनकम 20% घटना चाहिए था। ये चलते
कि टैक्स का बेस जो था हमारा 50 रुपया था, तो इसका 20% वृद्धि, और फिर हम बोले नेट इनकम 20% कम है। ये तभी ऐसा बराबर होता है जब यहाँ भी बेस सेम रहता, 50 से होता तब, लेकिन यहाँ 950 का 20% आप निकालिएगा, यहाँ 50 का 20% आप निकाल रहे हैं, दोनों में अंतर है ना। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि टैक्स में 20% बढ़ेगा तो नेट इनकम भी 20% घटेगा, ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं। लेकिन हाँ, ऐसा ज़रूर बोल सकते हैं कि टैक्स में अगर 10 रुपया बढ़ेगा तो नेट इनकम 10 रुपया घटेगा, इतना तो ज़रूर बोल सकते हैं, मतलब रुपए की भाषा में हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ से एक बात हम लोग को समझ में आया कि टैक्स की राशि लिख दिए हम, टैक्स की राशि जितना कम होगा उतना ही नेट इनकम बढ़ेगा। नेट इनकम की राशि लिख दो। कोई हम मैथ की बात नहीं कर रहे हैं, हम बोले कि टैक्स आपका 10 रुपया बढ़ेगा तो नेट इनकम जाहिर सी बात है 10 रुपया घटेगा। पहले की अपेक्षा जब हम 50 रुपया ज़्यादा टैक्स देंगे तो अब नेट इनकम भी 50 रुपया मेरा पहले से कम मिलेगा। पहले की अपेक्षा अगर 1000 रुपया ज़्यादा हम टैक्स देंगे, अगर इनकम मेरा वही रहा हो तब, पहले की अपेक्षा अगर हम 1000 रुपया ज़्यादा टैक्स देंगे तो जाहिर सी बात है अब मेरे इनकम जो नेट इनकम होगा उसमें 1000 का कमी हो जाएगा। यानी कि टैक्स में जितना हम ज़्यादा देंगे, जितना रुपये ज़्यादा देंगे, नेट इनकम उतना ही रुपये से कम हो जाएगा। तो यहाँ एक ही बात हमको समझ में आया कि टैक्स का जितना राशि बढ़ेगा नेट इनकम की राशि उतना ही घटेगा। टैक्स की राशि जितना बढ़ेगा नेट इनकम की राशि उतना ही घटेगा। बस, कोई माथा पेच नहीं करना। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप बोलिए। हाँ, बोल दिए ना, आय कांस्टेंट होना चाहिए। देखिए आपका आय कांस्टेंट रखे हैं, आय वही है हमारा, सही है ना बात। तो चलो आप इतना समझ रहे हैं तो अब हम थोड़ा सा हल करते हैं। आप बोले हैं कि टैक्स की राशि जितना बढ़ेगा नेट इनकम की जो राशि होगा उतना ही घटेगा। तो टैक्स की राशि निकलेगा कैसे, नेट इनकम की राशि निकलेगा कैसे, अभी समझना पड़ेगा। तो टैक्स कैसे निकलेगा, कोई बता सकता है टैक्स कैसे निकलेगा? अभी तो आप लोग बोले थे कि इनकम का ही जो भी टैक्स परसेंट होगा, जैसे हम 12% 100 रुपया इनकम मान लिए थे और बोले कि रेट जो है टैक्स का वो 12% है, तो कितना टैक्स देते होंगे, टैक्स की राशि क्या होगा? तो आप बोले सर 12 रुपया। तो कैसे पता चला टैक्स की राशि? इनकम का जो भी रेट ऑफ टैक्स था उतना परसेंट आप हल करके बता दिए। मतलब जो भी आपका इनकम रहा होगा उसका जो टैक्स परसेंट रहा होगा, जिस रेट से भी आप टैक्स देते होंगे, उसको हल करिएगा तो आपको क्या मिलेगा? टैक्स की राशि। एकदम बच्चा वाला बात हम आपसे बोल रहे हैं कि 500 का 20% हल करिएगा तो क्या मिलेगा आपको, उसका हम मतलब समझाने चाह रहे हैं। वैसे ही नेट इनकम की राशि कैसे पता चलेगा? तो नेट इनकम जितना था और जय परसेंट घटेगा, मान लो कि 5% कम हो रहा था, इसका 5% अगर हल करेंगे तो नेट इनकम का 5% कमी, वो हमको पता चलेगा। चलो अब क्वेश्चन बनाते हैं। हम यहाँ से इतना ही समझे कि टैक्स की राशि में, टैक्स की राशि जितना बढ़ेगा या बदलेगा या चेंज होगा, शॉर्ट में हम ये भी बोल सकते हैं उल्टा, इसका उल्टा भी होगा। इधर जितना घटेगा उधर उतना बढ़ेगा, इधर जितना बढ़ेगा उधर उतना घटेगा। तो ये मत सोच लेना कि इधर ऑलवेज बढ़वे करेगा, घट भी सकता है ना भाई। मान लो कि दूसरा सरकार आगे, कांग्रेस सरकार, हो सकता है जीएसटी कम कर दे, तो आपका इनकम पे जीएसटी क्या मतलब इनकम टैक्स कम कर दे, तो जाहिर सी बात है आपका इनकम टैक्स की राशि घटेगा, तो नेट इनकम आपका बढ़ेगा। तो मत रट लेना कि यहाँ बढ़वे करेगा ऑलवेज, ऐसा भी नहीं है। तो नेट इनकम की राशि उतना ही क्या होगा? घटेगा। अगर ये बढ़ेगा तो फिर ये घटेगा, घटेगा बढ़ेगा करके चक्कर में भुला मत जाना रट के। चलो अब ध्यान दो, हम कुल मिलाकर के ही समझना चाह रहे थे कि जो आपका नेट इनकम है, नेट इनकम की राशि अगर जितना रुपया से कम हो रहा है, इसका मतलब उतना ही ज़्यादा आप टैक्स दे रहे होंगे। जितना कम आप टैक्स दे रहे होंगे इस बार, उतना ही नेट इनकम आपका बढ़ जाएगा। तो ये कोई मैथ की बात नहीं था। अब चलो देखो, लिख रहा है आयकर में 19% की वृद्धि। इस लाइन से क्या समझ में आ रहा है? आयकर, इनकम के टैक्स 19% बढ़ गया।
इनकम टैक्स में क्या हुआ है 19% का वृद्धि। तो हम देखते हैं कि इनकम कुछ रहा होगा, मान लिया कि आपका इनकम ₹2 रहा होगा और आयकर की दर कितना बढ़ रहा है 19%। 19% बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा हम ये निकालना चाह रहे हैं। बढ़ने के बाद कितना होगा हमको ये नहीं मतलब है। आखिर हम बोले 10% बढ़ेगा तो 100 का 10% यानी 10 बढ़ेगा। अब बढ़कर कितना होगा तो 110 हो जाएगा। तो 19% बढ़ेगा तो हम बोले बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, कै रुपया बढ़ेगा, ये हमको निकालना है। तो इनकम आपका ₹2 है और 19% टैक्स बढ़ रहा है, तो इनकम का 19% हम लोग हल करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इनकम का 19% जो टैक्स रेट है हम निकालेंगे तो पता चलेगा कि टैक्स की राशि आखिर कितना बढ़ेगा, हमको ये निकालना था। तो 19% बढ़ा है तो आखिर कै रुपया बढ़ा हमको ये निकालना है। तो जो भी आपका इनकम था उससे अब 19% ज़्यादा टैक्स लगेगा, तो कितना ज़्यादा लगेगा वो हम निकाल लेते हैं। तो इनकम है मेरे पास ₹2, जैसे मान लो मेरा इनकम होता ₹500। हम बोलते हैं ना कि भाई 19% टैक्स बढ़ गया है, तो 19% टैक्स बढ़ गया तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि अब हमको 19% ज़्यादा देना पड़ेगा। तो कितना ज़्यादा देना पड़ेगा ये कैसे निकलेगा, तो इसका हम 19% हल करेंगे तो 19 बचे 95, यानी आपके दिमाग में है कि ओहो अब हमको ₹95 ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो मेरा इनकम था ₹2 और 19% टैक्स बढ़ गया, यानी कि अब हमको कितना टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा, तो आय का 19%, यानी इतना टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा, इतना रुपये ज़्यादा देना पड़ेगा हमको। और जितना रुपया आपको ज़्यादा टैक्स दीजिएगा उतना ही आपका नेट इनकम घटेगा, ठीक है। तो नेट इनकम कितना था हमको नहीं पता है, मान लीजिए कि जो भी रहा हो, नेट इनकम को हम ₹NI मान लिए, XY कुछ भी आप मान सकते हैं, हम NI, ताकि बाद में पता चले कि NI क्या है। तो हम नेट इनकम को कितना मान लिए NI। आप बोले थे कि सर जितना रुपया टैक्स में बढ़ेगा उतना ही रुपया नेट इनकम में घटेगा, जितना रुपया टैक्स घटेगा उतना ही रुपया से नेट इनकम बढ़ेगा। तो शुद्ध आय जो है 6% कम हो जाता है, नेट इनकम 6% कम हो जाता है। मान लो कि आपका नेट इनकम पहले ₹1000 था, सपोज़ ₹1000 था, और आपका 6% कम हो गया, तो यानी कम कै रुपया हुआ, तो आप बोलिएगा ₹60, यानी कि आपका नेट इनकम ₹60 कम हुआ है। तो नेट इनकम पहले आपका ₹1000 था, 6% कम हुआ, यानी कम कितना हुआ, तो ₹60, यानी कि नेट इनकम में ₹60 की कमी हुआ। तो नेट इनकम हम कितना मान लेते हैं ₹NI, उसमें कितना परसेंट की कमी हो रहा है 6%। तो नेट इनकम का ये जो 6% हल करेंगे तो ये वैल्यू हमको क्या देगा, नेट इनकम की राशि में कमी, 6% कमी मैंने इतना रुपया कम, मतलब नेट इनकम की राशि है बोलो तो निकल के आएगा, लेकिन उतना कम आएगा। और ये नेट इनकम टैक्स की राशि आएगा। तो इनकम टैक्स की राशि जितना बढ़ रहा होगा, ₹1 इधर होगा बढ़कर, और ₹1 नेट इनकम घटेगा, तो ये होना चाहिए दोनों आपस में बराबर। अभी आप बोले थे, अब तो एक लाइन का क्वेश्चन हो गया कि जब कभी भी 2 अथवा 2 से अधिक राशि आपस में बराबर के रूप में दिया रहे, तो चलिए नेट इनकम है मेरे पास कितना 6%, नेट इनकम है सॉरी आयकर बोला है, टैक्स की राशि में 19%, हम लोग इनकम मान लिए ना। तो इनकम का 19% हम जब निकाले तो टैक्स कितना आया वो हमको कुल पता चल रहा है। अब बोल रहा है टैक्स की राशि में वृद्धि, तो टैक्स मान लो टैक्स की राशि में बढ़ेगा ना, तो टैक्स पहले मान लो कि टैक्स रुपया देते थे, ₹T देते थे, Y देते थे, X देते थे। फिर से हम एक बार बोले, उल्टा ही माथा पेची हम लोग कर लिए, चलिए कोई बात नहीं। टैक्स की राशि हम लोग पहले इतना रुपया देते थे, और आयकर में टैक्स की राशि में 19% की वृद्धि होगा। तो टैक्स अगर पहले हम लोग ₹100 देते थे और इसमें 19% और बढ़ जाएगा, यानी कि पहले की अपेक्षा और हमको ₹19 ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पे टैक्स की राशि में 19% की वृद्धि, तो टैक्स का 19% निकालेंगे तो ये टैक्स की राशि निकलेगा, कितना ज़्यादा कितना कम, हालांकि ज़्यादा हो रहा है तो ज़्यादा आएगा। और शुद्ध आय में 6% की कमी, तो शुद्ध आय ₹NI हम मान लिए, उसका 6% कमी, तो शुद्ध आय में 6% कमी, तो नेट इनकम का 6% हल करेंगे तो ये हमको पता चलेगा शुद्ध आय में कितना कमी हुआ है, ये हमको निकल के आया।
और ये टैक्स का 19% निकाले तो टैक्स जो भी हम पहले देते थे उससे कितना, मान लो कि पहले हम टैक्स 100 रुपया देते थे और उसका 19% हम निकालेंगे तो 19 रुपया टैक्स अब देंगे हम ज़्यादा, यानी कि अब 19 रुपया टैक्स हमको ज़्यादा देना पड़ रहा है। टैक्स की राशि में जितना बढ़ेगा या घटेगा, नेट इनकम उतना ही बढ़ेगा घटेगा, और ये दोनों होना चाहिए आपस में बराबर। यहाँ से अब आपका एक लाइन का क्वेश्चन हुआ कि टैक्स और नेट इनकम का रेशियो आप बता सकते हैं। नेट इनकम के साथ 6 लगा हुआ है तो ये टैक्स के पास आएगा, और टैक्स के साथ 19 लगा हुआ है तो ये नेट इनकम के पास आएगा। आप खुद बताइए कि आप जो है अपने इनकम पे 6 रुपया टैक्स देते हैं, फिर भी आपका शुद्ध आय बच रहा है 19 रुपया, तो आपका इनकम कै रुपया रहा होगा? आपका इनकम कितना होगा? 25 रुपया। आप ही तो बोले कि टैक्स और नेट इनकम बराबर आपका इनकम होता है, तो टैक्स 6 रुपया दे रहे हैं, 6 रुपया देने के बाद भी आपका शुद्ध है 19 रुपया बच रहा है, कर मतलब आपका इनकम 25 रुपया रहा होगा। तो आयकर की दर पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है, तो दर आयकर का हमको बताना है कि कितना टैक्स का रेट है। तो इनकम पे ही हम लोग टैक्स देते हैं, तो इनकम तो है 25 रुपया, जिसमें से टैक्स कितना दे रहे हैं? 6 रुपया। प्रतिशत में पूछा है इसलिए गुना 100, यानी कै परसेंट? 24%। चलिए एक बार फिर से हम बता देते हैं। कर आयकर में 17% की वृद्धि होगा। आयकर इनकम टैक्स की राशि मतलब उतना बढ़ेगा। तो टैक्स की राशि मान लो कि पहले टैक्स रुपया आप देते थे, XYZ भी मान सकते हैं, उसका 17% आप जब हल करिएगा तो पता चलेगा कि अब आप कितना एक्स्ट्रा टैक्स दीजिएगा पहले की अपेक्षा। हम आपको बोले थे कि मान लीजिए इनकम मेरा 1000 रुपया है, आप टैक्स 100 रुपया देते हैं, तो आप बोलिएगा मेरा नेट इनकम 900 रुपया हो जाएगा। हम बोले अभी भी आपका इनकम 1000 रुपया, टैक्स की राशि को 120 कर दीजिए, तो ये 20 रुपया बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है 20 रुपया घट जाएगा, यानी ये हो जाएगा 880 रुपया। देख लो ना, 1000 इनकम है, टैक्स आप 120 रुपया दे रहे हैं, तो नेट इनकम होगा कितना निकलेगा? 880। तो टैक्स की राशि जितना बढ़ रहा है, टैक्स की राशि तो 100 का 20% बढ़ रहा है ये, यानी 20 रुपया बढ़ रहा है, तो नेट इनकम उतना ही रुपये से कम हो रहा है। ये कम कितना हो रहा है? 20। किसका? अपने जो भी नेट इनकम है उसका। और नेट इनकम में बोल रहा है कि 3% का कमी होगा, तो नेट इनकम में 3% कमेगा और टैक्स की राशि 17% बढ़ेगा, तो जो रुपया टैक्स बढ़ेगा उतना ही रुपया से नेट इनकम आपका घटेगा। तो रुपया नेट इनकम का कैसे पता चलेगा? तो जो भी नेट इनकम था उसका 3% हल कर लीजिए तो पता चलेगा नेट इनकम में इतना रुपया कम ही हो गया। टैक्स की राशि कैसे पता चलेगा? तो टैक्स आप पहले टैक्स रुपया देते थे, ओकरा में 17% और बढ़ गया, तो जो भी टैक्स देते ओकरा 17% निकालेंगे तो टैक्स की राशि पता चलेगा, और वो कैसा राशि? वृद्धि वाला। आई दोनों होना चाहिए आपस में बराबर। तो यहाँ से टैक्स और नेट इनकम का रेशियो आप बता सकते हैं। नेट इनकम के साथ 3 लगा हुआ है तो ये टैक्स के पास जाएगा, टैक्स के साथ 17 लगा हुआ है तो ये नेट इनकम के पास आएगा। अब बच्चा भी बता देगा कि सर टैक्स 3 रुपया दे रहे हैं, नेट इनकम आपका 17 रुपया है, तो इनकम कै रुपया होना चाहिए? 20 रुपया होना चाहिए। अब 20 रुपया में 3 रुपया टैक्स दे रहे हैं, यानी टैक्स परसेंट कितना है? 15%, है कि नहीं? लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो हमको नहीं लगता है कि ये भी लिखना पड़ेगा, लेकिन समझने के क्रम में तो ये सब लिखना पड़ेगा। जब दिल और दिमाग गवाही दे दे कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए, तब आप कैसे लिखिए, फिर सब माफ़ है, हल हो जाएगा इस टाइप का। आप लोग के जनरल नॉलेज का एगो चीज़ हम पूछते हैं, वर्तमान में केंद्र सरकार कर्मियों के लिए कितने रुपए तक टैक्स फ्री रखा गया है? वर्तमान में केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए कितने रुपए के आय तक
आयकर से मुक्त रखा गया है? पता नहीं है। 4 लाख, 5 लाख सालाना, 10 लाख, 10 लाख से जिसका ऊपर होगा ओकरा पर रेड पड़ेगा, ये सब पता नहीं है कुछ? कह रहा है एक व्यक्ति का आय जो है 20,000 रुपया है, एक व्यक्ति का इनकम 20,000 रुपया है, इसमें से 5,000 रुपया तक टैक्स फ्री है, 5,000 रुपये तक कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। एक मतलब 5,000 के ऊपर जो भी कमाइएगा ओकरा पर टैक्स देना पड़ेगा। यदि रेट ऑफ टैक्स जो है वो 10% है, आयकर की दर 10% है, तो अगर वो 20,000 रुपया कमा रहा है तो कितना रुपया उसको महीने का टैक्स देना पड़ेगा या साल का टैक्स देना पड़ेगा? अब तो यहाँ लिखा नहीं है कि आयकर की दर 10% वार्षिक है, 10% मंथली है, कुछ भी लिखा नहीं है, तो कोई बात नहीं है। तो 20,000 रुपये अगर किसी व्यक्ति का इनकम है, अब 5,000 रुपये तक तो टैक्स देना ही नहीं है, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा कि हमको तो टैक्स देना है सिर्फ 15,000 रुपये पे, इसमें तो कोई माथापेची नहीं करना है। और टैक्स कितना देना है? 10%। तो ये टैक्स किस पे दीजिएगा? अपने इनकम का ही दीजिएगा ना। तो अपने इनकम का 10% आप टैक्स दे दीजिएगा, तो परसेंट से 20 यानी कितना दीजिएगा? 1,500। अरे बाप, 18,500 टैक्स से कैसे दे देगा? ये 2 लाख था क्या? हो सकता है, जो भी हो। तो ये नहीं ना होगा, तो 18,000 16,000 तो बहुत ज़्यादा ना मात्रा हो गया। बेचारा कमाएगा कौन चीज़, टैक्स से भरते भरते बर्बाद हो जाएगा। 2 लाख रहेगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं। चलिए क्वेश्चन को सीखिए, समझिए। एक व्यक्ति का आय 6,000 बढ़ जाता है तो आयकर की दर 18% से घटकर 5% हो जाता है, जबकि दोनों ही परिस्थिति में 25% आयकर मुक्त है और दोनों ही स्थिति में वह समान आयकर चुकाता है। जितना पहले वह टैक्स चुकाता था उतना ही बाद में भी आप टैक्स दे रहे हैं। लेकिन आपका खुशी का बात है कि आपका इनकम 6,000 बढ़ा हुआ है। गवर्नमेंट पहले आपसे 18% टैक्स लेती थी, आज के डेट में 5%, लेकिन आपको गवर्नमेंट रिबेट भी दे रही है कि 25% आयकर क्या है? मुक्त है। 25% टैक्स आपको फ्री कर दिया गया है, मुक्त कर दिया गया है। यानी कि जो भी आपका इनकम होगा उसका 75% का ही टैक्स देना है, क्योंकि 25% क्या है? आयकर मुक्त है, आय से मुक्त है। यानी कि जो भी आपका इनकम होगा, भैया टैक्स तो हम इनकम पे ही देते हैं, तो 25% टैक्स हम नहीं देंगे तो किसका 25% नहीं देंगे? इनकम का। तो एक मतलब हमको देना पड़ेगा 75%, किसका? तो इनकम का। यानी इनकम का 75% टैक्स हमको देना है। बड़ा इमोशनल आप लोग लग रहे हैं। देखिए आज कोई दिन तो भी बुरा नहीं है, बुधवार का दिन है। सबसे ज़्यादा इमोशनल आप लोग कौन से महीना में रहते हैं? जनवरी, नवंबर, दिसंबर? क्या समय होता है यार। देखिए क्वेश्चन का लाइन है कि जितना पहले टैक्स आप दे रहे थे उतना ही आप भी टैक्स दे रहे हैं अभी भी। एक व्यक्ति का आय 6,000 बढ़ जाता है। तरीका नंबर 1,
मान लिए कि आपका इनकम पहले P रुपया रहा होगा, तो जाहिर सी बात है अब आपका इनकम 6000 बढ़ा हुआ होगा, तो P प्लस 6000 होगा, है कि नहीं। आपका इनकम क्या है 6000 बढ़ गया है तो 6000 बढ़ा है तो पहले इनकम P रुपया होगा, तब P प्लस 6000 रुपया होगा। इनकम पहले P रुपया होगा, P प्लस 6000 अब होगा। बड़ा आसान बात बोला है कि कंडीशन नंबर 1 क्वेश्चन का कि हमको 25% पर टैक्स नहीं देना इनकम का, यानी कि अपने इनकम का ओनली 75% पर ही टैक्स देना है। दूसरा क्वेश्चन का कंडीशन है पहले हम 18% देते थे, लेकिन अब 5% दे रहे हैं। तो सुन लीजिए, इधर ध्यान दो। पहले इनकम आपका P रुपया है, तो अपने इनकम पर ही हमको टैक्स देना होता है, तो अपने इनकम का 25% पे तो टैक्स देना ही नहीं है। तो दीजिएगा कितना पे, जो भी इनकम होगा उकर 75% पे, जो भी आपका इनकम होगा उकर 75% पे। 1000 रुपये इनकम था, 25% फ्री है, तो एक मतलब 1000 का 75% यानी 75 रुपया पे आपका टैक्स लगेगा। तो कैसे हल हुआ, 100 का 75% पे, यानी कि 75 रुपया पे ही आपको टैक्स देना है। तो इनकम है P रुपया, उसका 75% पे ही टैक्स देना है, यानी अब हमको टैक्स इतना ही पर देना है। दोनों ही परिस्थिति में 25%, यानी पहले भी 25% मुफ्त था, बाद में भी। तो इधरों तो 75% पे टैक्स देंगे ना भाई। जो इनकम बढ़ा हुआ है उस पर भी, जो भी इनकम है उसका 75% में टैक्स लगने वाला है। यहाँ भी बोला है कि बढ़ने वाला स्थिति में भी आपको 25% फ्री किया गया है, यानी कि 75% पे टैक्स लगेगा। अभी तक हमको बस इतने पता चला है कि कितने रुपए पे हमको टैक्स देना है। इतने रुपए पे पहले टैक्स देना था, इतने रुपए पे अब देना है। पहले टैक्स कितना देते थे भाई, 18%। तो अपने इनकम का 25% फ्री करने के बाद जो 75% इनकम बचा, इसका 18% पर हमको टैक्स देना है। और ये जो हल किए P का 75% का 18%, इसकी किस चिड़िया का नाम है बताओ। आए यह है गधा कहीं के। आपका इनकम है 100 रुपया, 25% पे टैक्स नहीं देना है, देना है 75% पे, अब उस पर 18% हमको टैक्स देना है। तो क्या हल होकर आएगा, अरे 100 रुपया इनकम था, उसका 75% पे टैक्स देना है, यानी 75 रुपया पे टैक्स देना है, और इसका 18% टैक्स देना है, यानी ये हमको हल होकर क्या देगा, टैक्स की राशि। ये भी मैथ हम पढ़ा रहे हैं। इधर बोला है कि टैक्स कितना देना है, 5%। आप कह रहा है कि जितना पहले टैक्स देते थे उतना ही अब भी टैक्स दे रहे हैं। इन दोनों होना चाहिए आपस में बराबर। कोई लाइन अगर नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिए। आया समझ में, हल हो जाएगा। अब रुक जाओ, एक बात बताओ, इससे कोई लेना देना है क्या, कोई लेना देना नहीं। दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि 25% उधर भी फ्री था तो 25% इधर भी फ्री था। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमको इससे दूरी बना रखना है। क्या मतलब है यार, हाँ अगर कंडीशन चेंज कर देता कि पहले स्थिति में 25% फ्री है, सेकंड केस में 30% फ्री है, या 40% फ्री है, 10% फ्री है, 33/1/3% फ्री है, तब विचार करते हैं। अब यहाँ से जब हम हल करेंगे तो जो P का मान आएगा तो उसकी आरंभिक आय वही पूछ रहा है, यानी जो P का मान आएगा वही इस प्रश्न का उत्तर कहलाएगा। समझ में आया। चलिए तरीका नंबर दूसरा, जैसे हम P और P प्लस 6000 मान लिए, मैं मान लिया कि पहले उसका इनकम A था और बाद का इनकम B था। ऐसा भी तो मान सकते हैं ना, हम मान सकते हैं कि नहीं मान सकते। पहले उसका इनकम A था, बाद का इनकम B था। पहले इनकम A था, बाद का इनकम B था। प्रश्न में बोला है कि पहले वाले इनकम पे सिर्फ 75% पे ही टैक्स देना है। फिर से हम समझा रहे हैं, तो इनकम है A रुपया, 25% पर नहीं देना है, तो अपने इनकम का 75% पर तो देवे करिएगा। माने इतना रुपया आपका इनकम है, A का 75% वह इनकम जिस पर आपको टैक्स देना है, और टैक्स देना कितना है 18%। तो आपको इतना टैक्स पहले देना था। लेकिन अब बोला है कि यहाँ जो इनकम है उसमें से 25% तो पहले नहीं देना है, यानी अपने इनकम पे 75% पे टैक्स आपको देना है। माने B का 75% वह राशि है जिस पर हमको टैक्स पे करना है। और कितना टैक्स पे करना है,
तो इसका 5%। और क्वेश्चन बोला है कि दोनों स्थिति में टैक्स की राशि आपस में बराबर। तो बोलो परसेंट का कोई रोल है क्या? नहीं। 75 का भी कोई रोल ही नहीं है, ये तो देख रहे थे शुरू में ही। तो जब आप सीख जाइएगा तो अब हम अगला बार से गायब कर देंगे इसको। टैक्स दोनों जगह सेम फ्री हो रहा है, अलग अलग होता तो सोचते। 18:5 यानी ये बी के साथ 5 है तो ए के पास आएगा, ए के साथ 18 है तो बी के पास जाएगा। ए और बी हमारा क्या था? ए हमारा प्रारंभिक आय था, बी हमारा बाद का आय था। तो प्रश्न में बोला है कि बाद वाला है पहले से 6000 ज़्यादा है, तो पहले की अपेक्षा बाद वाला 6000 ज़्यादा है। और यहाँ देख रहे हैं 5 से हो गया 18, कितना ज़्यादा है? उसकी आरंभिक आय पूछ रहा है तो कैसे बोला? कुछ गड़बड़ है क्या? 13 × 5 = 25। 6000 बढ़ता है 18% क्या निकलेगा? 5 से हो गया 18, 13 ना बढ़ रहा है। ये हमारा टैक्स था, माना कि इनकम पहले ए रुपया, बाद का इनकम बी रुपया था, आप टैक्स रुपया जप रहे हैं। टैक्स है ये। ये 15% है का? 18% से 15% हो जाता है। 75, 5 × 15 ना, 3 × 5 = 15 और 3 × 6 तो ए के साथ 6 लगाए तो बी, बी के साथ 5, 5:6। तो इधर कितना बढ़ रहा है? 1। पहले का है तो पूछ रहा है तो 6 × 5 15% कर लीजिए उसको। अब रुक जाओ। अब बनाएंगे कैसे? जब देख लिए कि 25% आयकर मुक्त है तो इससे कोई लेना देना नहीं है। पहले का है हम ए रुपया मान लिए, बाद का है हम बी रुपया मान लिए। और भी तरीके हैं लेकिन अब ज़्यादा तरीका मिले जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। कह रहा है कि पहले उसको टैक्स देना था 18%, तो जो इनकम था उसका 18% टैक्स देगा, और बाद में जो उसका इनकम था उसका 15% टैक्स देगा। अब इसका इधर भी 75%, इधर भी 75%, क्या फ़र्क पड़ेगा? और दोनों होने चाहिए आपस में बराबर। तो ए अनुपात बी जल्दी से बोल दीजिए। 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 5:6। ए और बी हम क्या माने थे? उसका प्रारंभिक आय और बाद का आय। मान लिया उसका प्रारंभिक आय ए रुपया, बाद का आय बी रुपया। अपने आय का 18% टैक्स देता है तो पहले टैक्स इतना देता था, अपने आय का 15% टैक्स दे रहा है तो बाद में टैक्स इतना दे रहा है, और दोनों टैक्स आपस में बराबर। प्रश्न में बोल रहा है कि 30,000 6,000 पहले की अपेक्षा ज़्यादा दे रहा, पहले की अपेक्षा उसका ज़्यादा इनकम है। अब यहाँ देखिए कितना उसका इनकम ज़्यादा हो रहा है, पहले का इनकम पूछ रहा है तो 6 × 5। तो आप एक काम करिए, जल्दी से हमको क्वेश्चन नंबर 3 बना के बता दीजिए। चलिए आप भी बनाइए, हम भी बना रहे हैं। माना कि उसका इनकम पहले ए रुपया था, बाद का बी रुपया था। आज जब आप समझ जाइएगा तो ए वाला बी वाला ए के पास, ये को लाइन का क्वेश्चन नहीं है। चलिए ठीक है। कह रहा है आयकर की दर 12%। देखिए दोनों स्थिति में 30% आयकर मुक्त है, यानी कि अपने इनकम का 70% में ही टैक्स आपको देना है। तो इनकम का 70% इधर और इनकम का ही 70% बाद में ही टैक्स देना है। फिर से हम लिख दे रहे हैं, इनकम का 70% पर टैक्स आपको देना है। अब बाद वाले में भी जो इनकम होगा उसका 17% पे मात्र टैक्स देना है, यानी इतने रुपए पर टैक्स पे करना है। पहले टैक्स देते थे 12%, तो इनकम का 12% टैक्स दीजिएगा। अब बाद में देना है इनकम का 10%। तो दोनों होना चाहिए आपस में बराबर। फिर से बोलो, इस 70 से कोई लेना देना है? तो अब दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि इससे कोई लेना देना नहीं, तो इसको हमेशा अपने आप से दूर रखेंगे। तो जब आप ऐसा बात सीख गए तो ऐसा ही हमेशा बोलिएगा कि अपने इनकम का पहले 12% टैक्स दे रहा था, अब अपने इनकम का 10% टैक्स दे रहा है। और क्वेश्चन बोला है कि वह समान आयकर चुकाता है कब? दोनों ही परिस्थिति में, जितना पहले उतना अब। अब यहाँ से आप जल्दी
A अनुपात B आप बोल दीजिए 5:6। A अनुपात B हमारा आया A पहले का इनकम B बाद का इनकम। क्वेश्चन में निश्चित राशि दिया है, अंतर है कि नहीं, अंतर है वो। एक व्यक्ति की आय इतना है, बढ़ जाता है बाद में, तो पहले उसका इनकम है 28,800, हमको दिख रहा है कितना 5, तो आय में हुई वृद्धि, तो 5 से हो गया 6, कितना बढ़ रहा है 5 से 20 बार में 8 दूनी 16, 56 और 1 57। समझ में आया। और जिसका प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा वो कैसे लिखेगा, इधर लिख देगा 12, इधर लिख देगा 10। मैंने सब बड़ा आसान आसान क्वेश्चन है, तो एगो आखिरी क्वेश्चन आप बना दीजिए बस। टैक्स की राशि सेम है, पहले जितनी राशि देता है। देखो भाई, रट के काम करोगे दिक्कत है, एक बार दिमाग से सोचो, दिल से सोचो, भले 2 घंटा लगे, क्या दिक्कत है, लेकिन दिल और दिमाग से क्लियरिटी ले लो कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए, फिर बनाने में मन लगेगा। कितना आ रहा है, चलो तो सबका आ गया, तो मेरा भी यहाँ ही जाना चाहिए। अमन की वार्षिक आय 20 लाख रुपया बढ़ गया, चलो ना भाई, मान ली कि पहले उसका इनकम ए था, बाद का इनकम बी था, करे उसके द्वारा दिए जाने वाले टैक्स कर जो था ना 20% से 16% हो गया, यानी पहले 20% देता था तो अब 16% दे रहा है। क्या करे इधर, चलिए तो कोई बात नहीं है, तब जब इतना आप बोल दिए तब तो ढेर बोल दिए। 4 × 5 = 20 और 4 चौके, यानी सीधे बोलेंगे 4 अनुपात। प्रश्न में बोला है 20 लाख बढ़ा, यहाँ कितना बढ़ रहा है, तब क्या पूछ रहा है, नई कुल आए तो 20 बचे। ठीक है। अब बाकी क्वेश्चन में आपको क्या लगेगा, एनर्जी लेवल। अभी सब हम छापते चल जाएं तो क्या मतलब है। अब जितना भी क्वेश्चन आगे बनाइएगा सब में थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब हम लोग आ जाइए अपने मूल बिंदु पर, कहाँ थे। देखे असाइनमेंट देखे, टाइप 15। क्वेश्चन नंबर 15। इसका क्वेश्चन नंबर 15। मेरे समझ से इसका सॉल्यूशन गलत हम किए हुए हैं। कल वीडियो देख रहे थे तो हमको लगा कि शायद हल्का ध्यान पर है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो लिखा हुआ वो हम बता रहे हैं 1994 तथा 1995। हम इसको ध्यान दिए कि 1994 से 95,
96 से 97, उसमें ये मिस्टेक है। क्वेश्चन सही है, हमको बनाने मिस्टेक है। हाँ, वो हर एक साल बढ़ा रहा है। 94 तथा 95 दोनों साल 10-10%, फिर 96 तथा 97 यानी दोनों साल 20-20%। तो 94 और 95 10-10% बढ़ेगा तो 10 दाहिया 100, 11-11 121 होगा कि नहीं होगा? 10:11, 10:11। तो 94-95, 96-97 20-20% वृद्धि, 20% वृद्धि का मतलब 5:6, तो यानी कि 25:36। और 98 6 36, 96 तथा 97 20%, और 98 में 5% लोग की मृत्यु हुई, 5 को वृद्धि हो गया, तो 5% मृत्यु यानी कम हो गए, तो 20 से हो गया 19, 20 से हो गया कितना? 19। कुछ कट रहा है? 4 × 5 = 20, 4 × 9 = 36। अब कुछ नहीं कट रहा है बुआ, कोई बात नहीं। वर्ष 1998 के अंत में 827,640, 98 के अंत में लास्ट में, और यहाँ पे कितना हो रहा है? 121 × 9 × 30 × 19। तो आरंभ में 94 में कितना था? 25 × 5 = 125 और 2 0, यही होगा। काटने के लिए सबसे कटना चाहिए अगर पॉइंट में नहीं आया है तो, लेकिन अगर काटना है तो एक काम करिए, सबसे छोटा वाला से शुरू कीजिए, 9 से। तो 9 × 9 = 81, 1 9 एकम 9, 8 9 × 9 = 81, 5 9 6 54। अब ओकरा से बड़ा कौन है? 19, 19 से काटिए। 19 चौक 76, 19 × 5 = 95, ज़्यादा ना हो जाएगा? तो 19 चौक 76, 76 और 91 कितने का अंतर आ रहा है? 15, 15। तो 19 छक 14 से 14, अरे यार, तो 19 चौक 76, 15 159, 19 8 52 से, तो 19 8 52 से 7, 19 चौक 76। आइए देखो कट जाएगा 4 बार में, 125 × 4 5 5। चलिए हम लोग अब आ जाइए अपने मूल जगह पे। कहाँ पे थे हम लोग? बोलो, जहाँ भी कुछ प्रॉब्लम है पूछ लो, अभी भी मौका है। आगे से खाली पीछे नहीं आएंगे हम। ये वाला हो गया है सब कि नहीं हुआ है? भाई अगर नहीं बना अभी भी पूछ लो। चलिए चुनाव वाला हम लोग आ गए। तो चुनाव वाला पुनः आप लोग ट्राई करे होंगे, जो नहीं बना होगा पूछ लीजिएगा थोड़ा फास्ट। 1 2 3 4। अच्छा, चुनाव वाला एक क्वेश्चन जो बता रहे थे कल, जिसमें शायद बोले थे कोई लड़की या कोई पूछी थी, हम बोले थे इसको इधर से नहीं उल्टा सोचते हैं, यहाँ से रास्ता ब्लॉक हो गया। लेकिन जब वीडियो देख रहे थे तो हमको लगा नहीं, रास्ता ब्लॉक नहीं हुआ है, वहाँ से भी आगे बढ़ सकते थे। खैर कोई बात नहीं, छोड़िए, जो बीत गया उसे भूल जाए। 4 5, हाँ वही मान के कर सकते थे। 5 का तो आपको पता होना चाहिए 16,800, ये कहीं भी दिखाई दे देगा आपको। 6 7 7 8 9 बता दिए थे। 10 11 12 13
देखिए 11 नंबर पूछ रहे हैं लोग। 3 प्रत्याशी हैं ABC, हारे हुए उम्मीदवार बराबर बराबर, और जीतने वाला उम्मीदवार को उतना ही मिलेगा जितना बाकी दोनों उम्मीदवार को। रेशियो पढ़ो। हारने वाला उम्मीदवार बराबर बराबर, मान लेते हैं कि हारने वाला B और C है बराबर बराबर 1:1। आज जीतने वाला को उतना ही मिलेगा जितने बाकी दोनों को मिलेगा। नहीं कितना मिलेगा? ये तो गधा बना देता है। यदि डाले गए कुल मत 1500 थे, डाले गए कुल मत कितना? 1500। तो यहाँ पे A को मिला है 2 गो, B को मिला है 1 गो, C को मिला है 1 गो, टोटल क्या वोट मिल रहा है? तो सभी मतों को वैध मानते हुए विजयी उम्मीदवार को मिले मतों की संख्या बताओ। हम कई बार बोले कि हमारा बतवा मान लो, रेशियो जितना हो सकता है अच्छा से पढ़ो, एवरेज जितना अच्छा हो सकता है पढ़ो। क्योंकि हम पहले ही बोले हैं कि रेशियो को हम जिस दिन स्टार्ट किए थे उस दिन बोले थे कि रेशियो जैसा हम नहीं पढ़ा रहे हैं, पूरे चैप्टर के लिए पढ़ा रहे हैं। आप पूरे यूट्यूब पर देखिएगा, रेशियो को 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मैक्सिमम यही क्लास पढ़ाते होंगे लोग। और आपको उतना दिन पढ़ाया गया, काहे लिए पढ़ाया गया था? रेशियो में आपको सारा कॉन्सेप्ट सिखाया गया, वो सारा कॉन्सेप्ट पूरे अर्थमेटिक में लगता है। 12, 13, 14, 15, 16 का आंसर कितना आ रहा है? 17, 3/7 मतदाता। किसका 3/7? जो भी वोटर होंगे, कुल वोटर का 3/7, यानी टोटल वोटर होंगे 7, जिसमें से 3 ने A को वोट दिया। तो एक मतलब बाकी जो 4 है वो क्या किया, और बाकी ने B को वोट दिया। चलो क्या है उसमें? ये पूछ रहे हैं कि नहीं पूछ रहे, बताओ ना हमको। चलो इसको कह रहा है, ये क्वेश्चन कहाँ से सोचने वाला सोच लिया हो। देखते होंगे जितना भी प्रत्याशी लोग खड़ा होता है, बस हाँ सब लोग बोलता है कि अच्छा उनका है कि क्या स्थिति है, भाई वो सब हमारा है, ये वो वोट वहाँ से कटने वाला नहीं है, फिक्स है एकदम। सोचने मत, सब प्रॉमिस किया हम लोग से। उसका बाप से बात है, उसका भाई से बात है, उसका मौसा से बात है, उसका मौसी से बात है। तो ये तो बेचारा टारगेट बना कर रखा था, वो 500 वोट हमको मिल जाएगा, इतना लोग हमसे प्रॉमिस किया है। अब वोट देने के दिन वो लोग सब क्या किया, पैसा लिया, इधर के उधर पलटी मार के अपना काम कर लिया। देखो 3/7 मतदाताओं ने A को वोट देने का वादा किया और बाकी ने B को दिया कि भैया हम B को देंगे। यानी कि टोटल अगर 700 वोटर होंगे तो A को बोले थे कि भैया हम 300 तुमको वोट दे देंगे, और B में 400 लोग ऐसे थे जो बोले थे कि भैया B हम तुमको ही वोट देंगे। अब देखो क्या बोलता है, चुनाव के दिन क्या हुआ कि 12% मतदाता A को वोट देने के बाद अपने वादे से मुकर गए और 20% मतदाता B को वोट देने के लिए अपने वादे से मुकर गए। तो मुकर गए मतलब B वाले A को दे देंगे और A वाले B को देंगे, यही ना मुकरने का मतलब हुआ। तो ध्यान दो, B को वोट देने का वादा के अंतिम दिन 12% मतदाता A को वोट देने के बाद मुकर गए। तो इसका 12% जो है मुकर गए, तो 300 का 12% होगा 12 ये लोग मुकर गए। तो मुकर गए तो कहाँ गए, तो इसके पास इतना वोट कम मिलने वाला होगा, यानी कि 264, यानी A को 264 वोट तब डालेंगे लोग ना जो मुकर गए लोग। और B को क्या कह रहा है कि B से
20% मतदाता मुकर गए, तो इसका 20% मुकर गए मतलब 20 चौका 80 को मुकर गए, यानी इसको 320 लोग जो वादा किए थे उसमें से 320 लोग दिए। ए से जितने लोग भी वादा किए थे उसमें से 264 लोग दिए, और जो वादा से मुकर गए वो किधर भागेंगे भाई? मुर्गा वाले के तरफ। मुर्गा पार्टी, जो मुर्गा दिया होगा उधर ही जाएगा लोग। तो ये वो क्या कहाँ जाएगा? बी के पास। यानी कितना इसको मिलेगा? 36 इसका प्लस हो जाएगा, यानी इसको 356 वोट मिला होगा। जो बी का वोटर था 80 को, वो ए में पलटी मार दिया तो ए को इतना मिल जाएगा, 8 6 14 2 और 1 3, यानी ए को 344 वोट मिलेगा और बी को 356 वोट मिलेगा। नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पूछ क्या रहा है? मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी? अच्छा, ये कट रहा है तो काट लो। चौरावटे 32 और 2 4 6 24, चौरावटे 32 4 9 36। अब तो नहीं कट रहा है ना? चलो कोई बात नहीं। कह रहा है कि ए जो है 234 वोट से बेचारा हारा है। 234 वोट से। यहाँ कितना से हार रहा है? मतदाताओं की कुल संख्या कितना था? कितना था? 100 था। 100 तोता राम जैसा रट के। टोटल मतदाता कितने हैं? 700। 3 7 21, 3 बटे 24, 8 7 56, 7 7 49 और 5 54। क्या है भाई? चलिए एक बात बताते हैं, ध्यान दीजिए। हमको जो लगा वो हम बता रहे हैं, हम इसको इग्नोर करके चले थे। हमको लगा इसका लिखने में गलत होगा, चाहे टाइपिंग वाला थोड़ा सा वो इधर उधर घुमा दिया होगा, लेकिन ये कह रहा है 12% मतदाता ए को वोट देने के बाद मुकरे हैं। हम लोग समझ रहे हैं कि 12% मतदाता ए को वोट देने से मुकर गए। अगर वैसा ही है तो ठीक है, और नहीं तो अगर कुछ और होगा तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। हाँ, तो बाकी लोग मुकर गए होंगे 88%, ये हो सकता है। चलो मेहनत कर लेते हैं। हमको लग नहीं रहा, बहुत ज़्यादा का गैप दिख रहा है, चलते हम नहीं जाना चाह रहे हैं। चलो देख लेते हैं। 12% मतदाता ए को वोट देने के बाद अपने वादे से मुकर गए, तो 12% मतदाता ही ए को वोट दिए हैं, अब बाकी लोग जो है मुकर करके बी में चले। यानी कि हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि ए को टोटल जो भी वादा किए थे उसका 12% दिए होंगे, 12 या 36 वोट इसको पड़ा होगा, तो बाकी 264 वोट कहाँ चला गया? बी के पास जाएगा। ध्यान दीजिए। और 20% मतदाता बी को वोट देने से अपने वादे से मुकर गए, तो यानी कि 80 को इसको मुकर गए तो 80 को इसको मिल गया होगा। 80 इधर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो इसको टोटल मिल जाएगा 8 3 11 116 वोट। और बी को देखते हैं कितना इसमें से 80 घट गया, यानी बचा 320 वोट ऐसे, और 264 इधर से आ गया। टोटल वोट इसका हो जाएगा 6 2 8 3 2 5। इसलिए हम बोले बहुत ह्यूज का डिफरेंस हमको लग रहा है। फिर भी अगर अभी नहीं आएगा तो इसको छोड़ के आगे हम बढ़ जाएंगे। यहाँ जो है 234 वोट से हार रहा है ये, और यहाँ देखिए तो कितना, 14 में से 6 गया 8, 468 आ रहा है क्या? आ जा रहा है, देखिए तो इसका डबल। हाँ ठीक है, तब सही है। क्वेश्चन वही बोल रहा था, ठीक है। 468 अंतर 468 का आ रहा है ना? कुल मतदाता पूछा है तो कितना से गुना? 2 से, यानी कि 350। अभी भी ऑप्शन नहीं मैच कर रहे हैं।
तनी हमहू चेक कर लें कि क्या बात है। टाइप 20 ना, बीस। तीन बट्टा 7 मतदाताओं ने ए को वोट देने का वादा किया और बाकी ने बी को वोट देने का वादा किया। अंतिम दिन 12% मतदाता ए को वोट देने के अपने वादे से मुकर गए। नहीं, यहाँ लिख रहा अंतिम दिन 12% मतदाता ए को वोट देने के अपने वादे से मुकर गए और 20% मतदाता बी को वोट देने के अपने वादे से मुकर गए। तो जो किए थे वैसे ही था, फिर उसमें भी तो आंसर मैच नहीं कर रहे। मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी? ये वाला लगता है कुछ पूछ रहे थे लोग। दो उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में 80% मतदाताओं ने वोट डाले, जिनमें से 10% वोट अवैध घोषित हुआ है। उम्मीदवार को इतना वोट मिले जो कुल वैध मत का इतना, तो चुनाव में कुल संख्या ज्ञात कीजिए। वो 15 बोल रहा है, वो 16 बोल रहा है लोग। यही वाला देखिए तो कल कराए हैं कहाँ? कल ही हुआ है कि नहीं हुआ? बोलिए। सोने से काम होगा? चलिए 19, 20, 21, 22, 22। एक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में शामिल कुछ लोगों में से 85% ने चुनाव के दौरान अपना मत डाला। यानी टोटल वोटर यदि 100 होंगे तो 85 लोग वोट दिए हैं, 15 लोग वोट नहीं डाले हैं। डाले गए मत से 10% अवैध घोषित कर दिया गया। जितना भी वोट पड़ा है उसका 10% अवैध कर दिया गया, तो वैलिड वोट्स तो इसका 90% ही होगा। तो इसका 90% निकालेंगे तो 9 × 45, 72 × 4 76, 76.5। यदि मतदाता सूची में 3 लाख लोग शामिल थे और धर्म ने 1,37,700 वैध मत प्राप्त किया है, तो धर्म को वैध मत की संख्या का कितना % मत प्राप्त हुआ? देखो क्वेश्चन क्या बोला, धर्म को जो प्राप्त मत है, धर्म को वैध मतों की संख्या जो कि कितना है 1,37,700, वो
धर्म को वैध मतों की संख्या का कितना परसेंट है? वैध मतों की संख्या का कितना परसेंट है? तो ये हमको वैध मत पहले निकालना पड़ेगा। तो धर्म को प्राप्त वैध मत कुल वैध मतों की संख्या का कितना परसेंट है, ये हमको बताना है। तो यानी कुल मिलाकर हमको वैध मत का संख्या निकाल लेना है। बड़ा एक लाइन का क्वेश्चन तो फिर हो गया। यदि मतदाता सूची में टोटल 3 लाख लोग हैं तो यहाँ वैलिड लोग कितना होंगे? 76.5। चलो नहीं समझ में आया। यहाँ पे टोटल जो है 3 लाख मतदाता है और यहाँ पे हमको दिख रहा है कितना? 100। वैलिड कितने लोग हैं वो हमको बताना है। वैलिड वोट्स कितने पड़े हैं वो हमको बताना है। 2 0 और 1 3 0। इस तरह से हमारा जो कुल वैलिड वोट्स हो जाएगा वो 3 5 15, 36 18 1 19, 17 का 21 और 1 22। इतना ही ना? तो इसका ये कै परसेंट है यही तो बताना था। 22.95 प्रतिशत में पूछा है। अब 5 से काट लीजिए। 5 का 20, 2 5 5 25, 4 5 9 45। इधर 5 से 20 बार में आई लगता है 3 बार में कटेगा क्या? 9 या 27, 4 12 देखिए तो कट जाना चाहिए। 5 15 2 17, 4 12 तरह मेरे को समझ में तो कट रहा है 3 बार में। 459 का 3 गुना हो रहा है, यानी 20 आई कै परसेंट? 60.0। तो क्वेश्चन समझने में फोकस कीजिए कम से कम। चलिए 23 कल बताए हुए हैं, देख लीजिए। ये था क्वेश्चन के नहीं था? नहीं था, ऐसा नहीं, सेम हुए। यहाँ 500 वोट अवैध, 2% 43%। देखो चौबीस 25 26, चलो 27 फिर से ट्राई करते हैं। सेम वही क्वेश्चन वहाँ है, फिर से एक बार ट्राई मारा जाए। ये आपका बहुत पहले ही कैट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है। ये 2/5 वोटर पी को और बाकी क्यू को, तो कुल वोटर होंगे 5, जिसमें से 2 को बोल रहा है पी को देंगे और बाकी क्यू को देंगे। तो परसेंटेज हल करना है, इसलिए सबको 2 0 ले लो पहले से ही। करें यदि इनमें से चुनाव वाले दिन 15% वोटर जो पी को वोट करने का वादा किए थे वो अपने वादे से पीछे हट जाते हैं, वादे से पीछे हट के कहाँ जाएगा? क्यू के पास। तो ध्यान दो, 15% वोटर, तो इसका 15% कितना होगा? 30 वोटर इससे फेल हो गया तो इसको वोट देंगे सिर्फ 170 वह व्यक्ति हैं जो प्रॉमिस करके वोट दे दिए, और 30 वह व्यक्ति हैं जो प्रॉमिस करने के बाद भी पी क्यू की तरफ चले गए। तो अभी रुक जाओ, मतलब 170 तो वोट इसका फिक्स हो गया पी की तरफ से, बाकी जो प्रॉमिस किए थे 200 लोग उसमें से। अब क्यू वाले में क्या था
25% वोटर जो क्यू को वोट करने वाले थे वह अपने वादे से पीछे हट गए। तो इसका 25% मैंने कितना 75 को इसका वादा करके मुकर गया, यानी फिर भी जो वादा किया उसमें से कई को लोग वोट दिया 225, मतलब क्यू को 225 वोट तो मिल गया होगा प्रॉमिस वालों से, इसको 170। लेकिन दुख इस बात का है कि इसमें से 30 लोग धोखा देके इसके पास चले गए, तो इसका टोटल वोट हो जाएगा 255, और इसमें से 75 लोग धोखा दे करके पी को वोट दिए हैं, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 245। क्या यहाँ तक ठीक है आप लोग? चलो ध्यान दो, वो क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं था, वो क्वेश्चन जो हम लोग बना रहे थे ना, वो क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं था। अब हम बता रहे हैं हम खुद मिस्टेक किए। कहाँ पे मिस्टेक किए? लास्ट में हम लोग काट दे रहे थे तो रेशियो बिगड़ जा रहा था। यहाँ हम लोग काट देंगे तो ये पूरा रेशियो बिगड़ जाएगा। कुछ बात बोले समझ में आया? हाँ, तो यही चीज़, हाँ यही चीज़ बन जाएगा। वो क्वेश्चन में गलती नहीं है। हाँ, ये कटेगा तो सब कटेगा, फिर ये तीनों कटेगा। हाँ, नहीं तो ये तो टोटल 500 के बराबर होबे करेगा कभी भी, दोनों को मिला करके। कितना कितना से जीत हार क्या हुआ है? पी 2 वोट से हार रहा है। चलो कोई बात नहीं, 2 वोट से हार रहा है पी। यहाँ पे कितना वोट से हार रहा है? 10। सभी वोटरों ने डाला, सभी वोटरों की कुल संख्या कितना था? 500, यानी कितना हो जाएगा? 250। समझ में आया बात? चलो वो क्वेश्चन में भी कोई एरर नहीं था, हम बना लेते हैं। रुक जाओ, बना देते। हाँ, ध्यान नहीं था, हो जाता है कभी कभी मिस्टेक। हम भी आप ही की तरह हैं। एक लड़का बेचारा कमेंट किया है, पता नहीं आप लोग में से है कि कौन, कहता है खाली ऊपर नीचे ऐसे करते रहते हैं। वो काहे गुस्सा के बोला होगा अंदर से, बना देते तो कितना बढ़िया था। आप ऊपर नीचे काहे कर रहे हैं? ऐसे बढ़िया है कि इसको बना दीजिए, कम से कम संतुष्टि मिले। हाँ, वो तो पूरा फिदा है अभी ये लड़का। चलिए ध्यान दीजिए, अभी पहले यहाँ भी डिसाइड कर लेना है। हम बताएं ना कि 12% देने के बाद मुकर गए, ऐसा नहीं, 12% ही मुकरे होंगे, यही मान के हम बनाएंगे, ठीक? हाँ, बाद को काट देते हैं। हालांकि बाद वाले से हम लोग को प्रॉब्लम नहीं हुआ था, बाद और ऐसे भी मान के बने, दोनों जगह हम लोग गलती करते काटने की वजह से। ध्यान दो, टोटल वोटर 7, जिसमें से 3 को बोले कि ए को देंगे और 4 बोले कि बी को देंगे। तो एक काम करो, सबको, चलो छोटा छोटा ले लो, क्या दिक्कत है। 12% मतदाता ए को वोट देने से मुकर गए, तो ए को प्रॉमिस किए थे 300 लोग, 12% मुकर गए, तो कितने लोग धोखा दिए? 36। बेचारे 36 लोग धोखा दे दिए, फिर भी अपने बात पे इसके लिए कितने लोग लड़े रहे? 264 लोग। अब रुक जाओ, बी के पास कितना धोखेबाज लोग मिला है? 20%। तो 20 चौका, चलो फिर भी बेचारा 320 लोग तो ईमानदार है जो प्रॉमिस करके दे दिया इसको। लेकिन जो दगबाज आदमी है वो इधर से इधर, इधर से उधर जाएंगे। ये 36 आदमी इसको दे देगा, तो ये हो जाएगा 356, और इधर 80 आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4 8 6 14 2 और 1 3, 344। ठीक है, कितना वोट से हार जीत हो रहा है? 234। 117 आ रहा है क्या अंतर, कि 234 से आ रहा है? ना, ये तो 334 से। ठीक 12 आ रहा है। पूछ रहा है मतदाताओं की कुल संख्या कितना है? 700। 4 से 3 बार में, और 4 से 25 बार में, और 3 7 21, 3 बटे 24। और रुक जाओ, 2 से यहाँ 39, और यहाँ से 5, यानी 1 0 तो मिल गया ऐसे। अब हमारे पास हो गया 39 गुना 5 7 35। अब बड़ा आसान काम है, 0 9 5 45 की 5 हाथ में लगा 4 9 3 27 4 31 5 3 15 31 15 46 31 15 46 का 6 हाथ में लगा 4 3 3 के 9 4 13 है ऑप्शन। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक थे।
इसीलिए बोलते हैं कि आप लोग को हल्ला नहीं करना चाहिए। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए इसमें, जल्दी जल्दी। चलो 28। कह रहा है किसी चुनाव में जीतने के लिए एक उम्मीदवार को हुए मतदान का 3/4 आवश्यक है। हुए मतदान का यानी टोटल वोट पड़ा होगा 4 तो उसको चाहिए 3, यही बोल रहा है। और फिर बोल रहा है एक व्यक्ति को आवश्यक मतों का 5/6। तो एक काम करो, 4 और 6 से कटने वाला है और 3 से कितना मान ले, थोड़ा सा ऊपर मान लो, 24। यहाँ तक ठीक है। अब चलो ध्यान दो, पहले क्वेश्चन के भावनाओं को समझ लो क्या कह रहा है। कह रहा है यदि 2/3 मत की गणना के पश्चात, कहना चाह रहा है, ये भी हम समझा दे रहे, इसका कोई जरूरत नहीं बट समझा दे रहे। 2/3 मत काउंट कर लिया, किसका, जो भी वोट पड़ा उसका, तो 3/8 2 नहीं 16 वोट जैसे ही हो गया तो उसके बाद 2/3 मत की गणना के पश्चात यानी कि 16 वोट काउंट करने के बाद पता चला एक व्यक्ति को कि जितना उसको आवश्यक था, आवश्यक मत का 5/6, भैया उसको कितना जरूरत था पहले ही पता करो। तो एक उम्मीदवार को जीतने के लिए मतदान का 3/4 आवश्यक है। तो 24 का 3/4 जरूरत कितना है, 18। उसको 18 वोट चाहिए, 16 वोट काउंटिंग हो गया है। तो पता चल रहा है कि अरे अभी और कितना बाकी है, ऐसे तो 2 दिख रहा है आपको, नहीं भाई 18 मत आपको चाहिए जीतने के लिए। जीतने के लिए कितना चाहिए, 3/4। मतदान का जितना भी वोट होगा तो वोट टोटल कितना पड़ रहा है, 24। और अगर आपको जीतना है तो उसका 3/4 चाहिए, यानी 75%, या उसका हम 3/4 निकलेंगे तो कितना आएगा, 18 वोट लाइए, विनर बन जाइए। तो आप देखते होंगे वोट काउंटिंग होते रहता है, यहाँ का खुल गया, वहाँ का खुल गया, वहाँ खुले, चल कर अंतिम में मेरा पक्ष में कुछ आ जाएगा। तो वैसे ही 18 वोट जैसे ही हुआ तो वो काउंटिंग किया। 18 वोट का मतलब कितना, 2/3 मत की गणना के पश्चात एक व्यक्ति को आवश्यक मत का 5/6 प्राप्त होता है। 2/3 का मतलब हुआ 3/8 24, 8 दूनी 16 वोट काउंटिंग करने के बाद। वैसे तो उसको अभी 2 ही वोट चाहिए था क्योंकि जीतने के लिए 18। तो कह रहा है कि 2/3 मत की काउंटिंग के पश्चात एक व्यक्ति को आवश्यक मत का 5/6 प्राप्त होता है। आवश्यक मत का मतलब 18 का 5/6 यानी 36 या 18, अब 5 दिया है 15। अभी तो इसको 15 मिला है, कितना मिला है, 2/3 वोट काउंट हो चुका है। जितना भी वोट पड़ा है उसका 2/3 काउंट हो चुका है। फिर भी अभी जिसको जीतने वाला व्यक्ति था उसको अभी तक कितना वोट मिला है, 15। व्यक्ति को आवश्यक मत का 5/6 प्राप्त होता है। तो अभी क्या कह रहा है आपसे, जीतने के लिए उसको और कई अंक चाहिए, गायब हो जा रहा है। अरे कितना सरल बात बोला है कि जीतने के लिए 3/4 आवश्यक है। किसका 3/4, जितना भी वोट पड़ेगा उसका। तो हम टोटल वोटर या टोटल वोट जितने पड़े उसको कितना मान लिए, 24। क्यों 24 माने, तो बार बार उसका 4, 3, 6 फ्रैक्शन में आ रहा है तो उससे हम कटने वाला मान लिए, तो 24 यानी टोटल वोटर होंगे 24, यानी टोटल वोट सब के सब वोट डलवे किए हैं तो 24 वोट पड़ा है। तो अगर 24 वोट पड़ा होगा तो जीतने वाला जो उम्मीदवार होना चाहिए उसको कै वोट मिलना चाहिए, 18 का है। कह रहा है कि जीतने के लिए एक उम्मीदवार को हुए मतदान का 3/4 जरूरी है। तो जितने भी वोट पड़ेंगे उसका 3/4 आप निकालिएगा, इसका 3/4 आप निकालिएगा तो कितना मिलेगा, 18। यानी 18 वोट लाओगे तो आप जीत जाओगे। चलो ये तो था आपके जीतने के लिए इतना चाहिए, ये आपका नीड है, ज़रूरत है। देखो काउंटिंग हो रहा था तो 2/3 मत की गणना के पश्चात ये आपको गुमराह करने के लिए दिया है। चलो 2/3 का मीनिंग भी हम बोले कि टोटल है 24, उसका 2/3, 8 दूनी 16, यानी 16 वोट काउंटिंग हो गया उसके बाद
उसके बाद स्थिति देखा गया कि भैया तुमको कितना वोट मिला है, तब पता चल रहा है कि एक व्यक्ति को आवश्यक मत का 5/6 मिला है अभी तक। आवश्यक मत मतलब किसका? 18 का, जरूरत उतना ही था ना, उसका 5/6 मिला है, तो 18 का 5/6, 3 बचे 15 मिला है अभी तक। अभी भी बेचारा अपना लक्ष्य से पीछे है, कितना वोट से? 3 वोट से। तो देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, तो उसे अभी भी शेष मत के कितने भाग की आवश्यकता होगी? अभी उसको शेष कितने मत चाहिए? 3 मत, ये तो कंफर्म है ना। शेष कितने मत चाहिए? 3, कितने में से? 24, यानी कि 1/8। क्वेश्चन बड़ा सरल था, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था। क्या? अभी भी शेष मतों का कितना भाग की आवश्यकता होगी? आवश्यकता है 1, शेष मत बचा कितना? बोलिए। कहना क्या चाह रहा है कि अभी भी उसको कुल मत का कितना ज़रूरत है, अभी भी उसको कितने वोट का ज़रूरत है, बस इतना ही पूछा गया क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा है कि अभी उसको कितने वोट की ज़रूरत है। फ्रैक्शन में दिया है 1/8, 1/10, 3/8, 1/4। ध्यान दीजिए, टोटल इसको जो वोट मिल चुका है वो कितना मिला है, तो अभी उसको चाहिए कितना? शेष कितना बचा? टोटल 24 वोट है ना, उसको 15 वोट मिल चुका है, तो शेष कितना बचा? अरे यार, शेष मत का तो 15 है, वोट मिल चुका है, टोटल 24 वोट है, तो शेष कितना मत बचा? तो शेष मत का कितना उसको जरूरत है, तो अभी जरूरत कितना है उसको? यानी 1/। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, हम वही तो बोले कि क्वेश्चन को पहले समझिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि अभी भी उसको कितने मत की आवश्यकता है, बस क्वेश्चन यही पूछ रहा है, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछ रहा है। तो क्वेश्चन अभी यही पूछा है कि अभी उसको कितने मत की आवश्यकता है, तो उसको 3 मत की आवश्यकता है। कितने? टोटल वोट का। और अगर बोले कि शेष मत में से अभी उसको कितने मत की आवश्यकता है, तब 1/3 का 9, यानी 1/3। क्या गलत बोल रहे हैं? जैसे बोलेगा वैसे हम बना सकते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन जो कह रहा है वो हम समझा रहे हैं। इतना वोट काउंट हुआ है। देखिए टोटल वोट पड़ा है, सीखिए यहाँ पे टोटल वोट पड़ा है आपका 24। इसमें से जीतने के लिए उम्मीदवार को इतना ज़रूरी है, जो 1 नंबर पे रहेगा वो जीतने वाला, हम बोल दिए। उसको कितना ज़रूरी है? 3/4। तो 24 का 3/4 निकालिए, 4 6 36 18, मतलब इसको 18 वोट का ज़रूरत है। अभी ये इसका कंडीशन ही अलग रखिए, इससे तो कोई लेना देना नहीं, फिलहाल ये ज़रूरत है, इतना वोट लाएगा विनर कहलाएगा। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि 2/3 मत की गणना के पश्चात, यानी कि टोटल अभी तक काउंटिंग कितना हो गया वो बता लेते हैं। तो 50 बार बोला गया, 16 शायद आ रहा था। 24 का 2/3, 3/24, 8 दूनी 16 वोट काउंटिंग हो गया। तो 16 वोट काउंटिंग होने के बाद पता चला कि भैया इसको कै वोट मिला है, तो ही पता करते हैं। तो पश्चात एक व्यक्ति को कितना मिला? आवश्यक मत का इतना प्राप्त हुआ है, माने जो 1 नंबर पे था जिसको चाहिए 18, ध्यान दो, जिसको टोटल वोट 18 चाहिए, लेकिन 2/3 मत यानी कि 16 वोट काउंट होने के बाद 16 को वोट काउंट हो चुका है, 24 में से 8 को बचा है। तो 16 वोट काउंट होने के बाद एक व्यक्ति को कितना वोट मिला? तो जितना उसको ज़रूरत था उसका 5/6 मिला।
तो उसको ज़रूरत कितना था 18, उसको वोट कितना मिला 18 का 5/6, 76 या 18, 3 बचे 15 वोट इसको मिल गया है। अभी भी और इसको कितना वोट चाहिए 3 वोट। क्वेश्चन नंबर 1, जीतने के लिए उसे और कितने वोट का जरूरत है, और ऑप्शन में दिया 1/8, 1/10, 1/4, 3/4, 2/5, 3/20। तो किसका उतना चाहिए, तो आपको ही पता होगा कुल वोट का। फ्रैक्शन में दिया है तो मतलब उसका पूछ रहा है। लेकिन चलिए ऑप्शन को फिलहाल भूल जाइए, लेकिन बिना ऑप्शन के हम कैसे हल करेंगे, बिना ऑप्शन भी तो हमको देखना है ना कि क्या चीज़ में ऑप्शन दिया हुआ है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं। दूसरा क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा, कई एक तरीके से इसको पूछा जा सकता है, लेकिन दूसरा क्वेश्चन अगर पूछ दिया कि उसे अभी भी शेष बचे हुए मत का कितना जरूरत है, तो दोनों क्वेश्चन अलग हो गया। तो जीतने के लिए उसे कितना चाहिए, तो ऑप्शन रहता, ये तो निश्चित में ना है भाई, ये निश्चित में रहता तो हम सीधे बोल देते कितना चाहिए 3, लेकिन 3 फिक्स नहीं ना है, वो तो डिपेंड कर रहा है कि हम क्या मान के चल रहे हैं वैल्यू। 24 माने, 20 माने, 10 माने तो हिसाब से 3 आया। हो सकता है 1 मानते तो कुछ और आता, 50 मानते तो कुछ और आता, 500 मानते तो कुछ और आता। लेकिन चलिए अब पूछता कि जीतने के लिए उसे और कितने वोट की जरूरत है, तो 3 किसका, तो ऑप्शन में लिखा हुआ है 1/10, 1/8, 1/4, 3/8। और हम बार बार बोलते हैं कि फ्रैक्शन, अनुपात, परसेंटेज हमेशा किसी न किसी का ही होता है। तो हम बोलेंगे किसका, कुल वोट का, और उसको अभी कितना तब जरूरत होगा। तो कुल वोट अभी कितना है 24, यानी उसको चाहिए कितना 1/8। ये एक आंसर दे सकते हैं हम। दूसरा आंसर हम क्या दे सकते हैं कि उसे अभी शेष जो बचा हुआ मत है उसको कितना देना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, टोटल 16 को काउंटिंग हो गया है, टोटल 24 को वोट पड़ना है, तो अभी भी शेष कितना बचा है 8 गो, और उसमें से उसको कै गो वोट चाहिए 3 गो, यानी कि 3/8। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से एक और बना सकता है, अगर वो चाहे तो आपसे पूछ सकता था कि अभी भी उसको जीतने के लिए जो शेष काउंटिंग या नट काउंटिंग का भी कर सकता है। लेकिन आपसे देखो क्वेश्चन जो पूछा गया है वो कुल वोट का ही पूछा गया है। अभी उसे शेष मत के कितने भाग की आवश्यकता होगी। अगर शेष मत बचे हुए का अगर बोला जाए तो 3/8, क्या नहीं आया था 3/8, और कुल वोट का पूछेगा तो 1/8। क्या होना चाहिए, शेष मतों का कितना भाग की आवश्यकता होगा। अभी भी शेष मत का, तो शेष मत बचेगा 8, उसका 3/8, 3/8 होना चाहिए। चलिए 29 ध्यान दीजिए, यो सीखने हैं। किसी चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं ए बी सी। हारने वाले उम्मीदवार को 30%, मान लो कि तीसरे नंबर पे हारने वाला, जीतने वाला ए है, हारने वाला बी सी है, उसको 30%, कुल अगर 100 वोट होगा तो 30% मिला होगा उसको, टोटल वोट 100 मान लेते हैं। तो बी को मिलेगा, सी को मिलेगा 30%, बी को सी को। देखो क्या बोलता है, तो जीतने वाला कम से कम कितना मत से चुनाव जीता होगा। जीतने वाला मतलब जो 1 नंबर पे है वो कम से कम कितना मत से चुनाव जीता होगा, यदि सबको पूर्णांक प्रतिशत में मिले हो, सबको परसेंटेज में मिला है, 30%, X%, Y% ऐसे मिला है। तो ये भी आपका ऑप्शन होना चाहिए 3%, 1%, 5%, 4%। ध्यान दीजिए, अगर 30% वोट यही ले लेगा तो बचेगा फिर भी 70%।
क्वेश्चन में बोला है कि सभी को इंटीजर में ही मिलना चाहिए, दशमलव में किसी को नहीं मिलना चाहिए। कंडीशन लगा दिया है, ये नहीं कि 32.5 33.5 किसी को दे दीजिएगा, ऐसा नहीं करना है। तो कह रहा है कि जीतने वाले को कम से कम कितना मिलेगा, जो जीतने वाला होगा उसको कम से कम, माने जीतने वाले को कम रखना है। ध्यान दीजिए, ये हारने वाला है और इसको जीतने वाले को रखना है, लेकिन कंडीशन है कि जीतने वाले को भी कम से कम मिलना चाहिए। तो जीतने वाले को अगर कम से कम मिलेगा तो इसका मतलब हमको बी को भी ज़्यादा से ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि इसको कम रखना है। तो हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बी को दे देंगे, लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं दे देंगे कि सी से कम हो जाए। सी से ज़्यादा रखना है, क्योंकि सी जो है हारने वाला कैंडिडेट है, तो बी जो होगा सी से हमेशा ज़्यादा होगा। लेकिन ए और बी में बात हुआ तो ए को हम सबसे ज़्यादा देने का मतलब है कि ए को कम रखने का मतलब है कि बी को हम ज़्यादा से ज़्यादा देंगे। तो देखो, अगर हम बराबर बराबर देंगे 35% इसको भी 35% इसको भी, तो जीत हार का निर्णय नहीं हो पाएगा, होगा। हम मैक्सिमम अगर देना चाहें तो एक काम करते हैं, इसको 36% दे देते हैं और इसको 34% दे देते हैं। अब ए से कम ए से ज़्यादा नहीं दिया जा सकता है। ए को 36% देंगे, ए को 34% देंगे, 70% हो गया। हम बी को ज़्यादा से ज़्यादा देने का प्रयास किए। अब ए से ज़्यादा बी को हम दे ही नहीं सकते हैं। अगर 35 देंगे तो फिर बराबर में हो जाएगा, दशमलव में देना अलाउ नहीं है। तो यानी बी को मैक्सिमम दिए तो ए को मिनिमम 36 हो रहा है, उससे कम इसका संभव नहीं है। कि है, इससे कम संभव नहीं ना है। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, तो जीतने वाला कम से कम कितने मतों से चुनाव जीता होगा, कितने % मतों से चुनाव जीता होगा, कम से कम कितने %, ये सब परसेंट में दिया हुआ ऑप्शन। यदि सभी पूर्णांक कौन चीज में हो, प्रतिशत में, माने 36% मिला है, इसको 34% मिला है, इसको 30% मिला है। तो जीत और हार हमेशा होता है दो लोगों के बीच में, 1 नंबर और 2 नंबर, जो सबसे ज़्यादा लाएगा और उससे जो कम होगा। सी का तो कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि सी तो सबसे कम है। तो जीतने वाला जो होगा वो हारने वाला से कितना ज़्यादा लाया होगा। तो ये 34% लाया है, ये 36% लाया है, तो कितने वोट ज़्यादा लाया है, तो 2, या 100 में 2 वोट ज़्यादा लाने का मतलब 2% ज़्यादा लाया है। यानी कितने % ज़्यादा लाया है, 2%। ऑप्शन में आपका नहीं है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? सी को जो भी मिलेगा वो 30% मिलेगा, तो टोटल वोट होगा 100, तो सी को मिलेगा 30। अब 70 वोट बच गया, उसमें से ए और बी को मिलना है। लेकिन दिक्कत यह है कि सी जो है वो हारा हुआ कैंडिडेट है। तो सी अगर हारल है तो गारंटी है कि ए और बी में से कोई एगो जीतले होगा। तो हम जीतने वाले का ए नाम रखें अपने तरफ से, कोई तो एगो जीतेगा ना, या तो बी जीते चाहे ए जीते। तो हम जीतने वाले को ए बोल दिए हैं, 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे और ये 3 नंबर पे। अब ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए कुछ ये भी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये को 30 लिया तो ये तो 30 ले सकता है, चलिए हम दे देते हैं। तो 30 30 60, तो ये हो जाएगा 40। लेकिन दिक्कत था कि ए को कम से कम कितना दिया जा सकता है, ये बोला गया है। तो क्या कम से कम 40 से उसको मिल सकता है? और भी पॉसिबिलिटी है। हम बोले कि 70 वोट अगर चाहिए, 70 वोट में 2 लोग को बांटना है, तो हम चाहें तो एगो को 35 और दूसरे को 35, लेकिन 35-35 दीजिएगा तो जीत और हार का निर्णय नहीं हो पाएगा। तो हम चाहेंगे, देखो बी और ए में चूँकि ए को कम से कम रखना है, तो एक मतलब हमको बी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देना पड़ेगा। जो जीतने वाला प्रत्याशी है ए, उसको कम से कम वोटों से जिताना है। तो कम से कम वोटों से जिताइएगा तो आप चाहिएगा कि उसका जो प्रतिद्वंदी हो उसके बहुत करीब हो। जितना ज़्यादा करीब रहेगा उतना कम वोट से वो जीत पाएगा। तो हम चाहेंगे कि बी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे दें, तभी एक बहुत कम मार्जिन से जीत पाएगा। और 17 को वोट में ये काम भी करना है। तो हम बोले कि एक काम करो, इसको 36 को दे दो और इसको 34 को दे दो।
तो 36, 34, 70। लेकिन यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो है सिर्फ 2 वोट से जीत पा रहा है। अब इसको हम चाहें तो 35.5 नहीं कर सकते हैं, या इसको हम चाहें तो 35 करने के बाद इसको 35.5 और इसको 34.5 ऐसा भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हमको पूर्णांक में रखना है, इंटीजर में रखना है, दशमलव में नहीं लेना है। तो हमको अगर ए को कम करना होगा तो बी को ज़्यादा देना पड़ेगा, और बी को हम 34 वोट से ज़्यादा दे ही नहीं सकते हैं, क्योंकि 34 वोट से ज़्यादा देंगे तो बराबर हो जा रहा है। 34 वोट से कम देंगे तो ये ज़्यादा मार्जिन से जीतेगा। तो कम से कम मार्जिन रखने के लिए हमको ए को 36 वोट देना पड़ेगा और बी को 34 वोट देना पड़ेगा। इससे कम में संभव नहीं है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ये जो है कितने % मार्जिन से जीत रहा है, तो पता चल रहा है कि जबकि बोला है कि सब प्रतिशत में, आपके दिमाग में ये भी नहीं आना चाहिए कि बी जो है, ए जो है बी से 2 ज़्यादा ला रहा है वोट, यहाँ 34 गुना 100, ऐसा नहीं बोला है। सबको परसेंटेज में ही दे दिया गया है कि आपका इतना % वोट है, आपका इतना % वोट है। बोला है कि सभी पूर्णांक कौन चीज़ में है, प्रतिशत में। माने ये 30% इसको मिल रहा है, इसको 34%, इसको 36%, और टोटल 100% वोट हो गया। तो हम बोले कि ये जो है बी से कितना % ज़्यादा है, तो इसको 34%, इसको 36%, तो आप बोलिएगा सर 2% ज़्यादा है। तो आंसर कितना होगा, 2%। आई लगता है फिर से वैसा ही कुछ क्वेश्चन आ गया है। चलिए, अगर नहीं बना हो तो पूछ लीजिएगा। 23 बता दें, 2 उम्मीदवार पी, और कहिए कि घर पे आखिर बनाने में मेहनत तो पड़ेगा ना, आप बना दीजिएगा तो आराम रहेगा, छाप लेना है। 2 उम्मीदवार पी और क्यू चुनाव लड़े हैं। देखिए, ध्यान दीजिए, पंजीकृत मतदाताओं में से, यानी टोटल रजिस्टर्ड वोटर होंगे यदि 100, टोटल वोटर लिस्ट में नाम होगा 100, तो 70% मतदाता पी के समर्थक हैं। तो एक मतलब 30 समर्थक क्यू के हैं। कह रहा है कि यदि पी के 60% समर्थक और क्यू के 30% समर्थक से उम्मीद की जाती है कि वे उम्मीदवार पी को वोट देंगे। कितना अच्छा बात बोला है। पी का 60%, तो 7 छक 42, और क्यू का 30%, 3 तिरिका 9, यानी कि टोटल 51 वोटर हैं। और इनसे क्या हम लोग उम्मीद रखे हैं कि वे उम्मीदवार किसको वोट करेंगे, पी को वोट करेंगे। तो कितने प्रतिशत पंजीकृत मतदाताओं से उम्मीदवार पी को वोट देने की उम्मीद है। कितना इजी बात बोला है। टोटल 51 वोटर से उम्मीदवार से हमको उम्मीद है जो कि इनको सपोर्ट करेंगे, किसको, पी को। तो पंजीकृत में पूछा है कि तो बताइए कितने प्रतिशत पंजीकृत मतदाताओं में से, तो टोटल पंजीकृत मतदाता कितने हैं, 100 में से 51 को से उम्मीद हम लगाए हैं कि पी को वोट करेंगे। तो कितने % करेंगे, आप हर का सोचिए कि डिनोमिनेटर में कौन होगा। इकतीस, 32, 33, 34, हाँ रूट लगा हुआ है। ध्यान दीजिए, कितना सरल बात बोला है। पुरुष और स्त्री का अनुपात है, पुरुष और स्त्री √3 और √3, 3 और 4 दूनी 8। इतना तो समझ में आता होगा ना, छोटा छोटा चीज़। तो 3:8 कर है। 60% पुरुष और 70% स्त्री एक शहर में वोट देने के लिए मान है। 60% पुरुष, किसका 60%, जितने भी पुरुष होंगे उसमें से 60% पुरुष जो है शहर में वोट दे सकते हैं, मतलब उनका आई कार्ड, क्या बोलते हैं, वोटर आईडी कार्ड बन चुका है। और 70% स्त्री का वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है वोट देने के लिए। तो भैया कितने लोग ऐसे हैं जो वोट दे सकते हैं,
तो पुरुष है 300, उसका 60%, 36 18, और महिला में कितना है 70%, 8 सते 56, 560, यानी इतनी महिलाएं हैं जो वोट कर सकते हैं और इतने पुरुष हैं जो वोट कर सकते हैं। अब देखो क्या बोला है, जिनमें 70% पुरुष और 60% महिलाओं ने वोट दिया, तो बताइए कितने % जनता ने वोट किया। कितना इजी क्वेश्चन। ये तो हमको पता है कि इतना पुरुष वोट कर सकते हैं और इतना महिलाएं वोट कर सकती हैं। कह रहा है कि 70% पुरुष वोट दिए गए हैं, तो 180 का 17%, 18 सते 26 से 12, 126 हो जाएगा। 18 सते 26 से 126 हो जाएगा। और 60% महिलाओं ने वोट किया है, तो 56 का 60%, 50% तो होता 280, और 10% और, तो यानी कि 56 और कितना हो जाएगा 280, 56, 336। ये लोग क्या किए हैं, इतना ने वोट दिया है। ये लोग वोट देने वाले लोग हैं, वोट दिए, ये देने के लिए जो योग्य हैं वो हैं, और ये उनका संख्या दिया हुआ था। कितना बच्चा वाला क्वेश्चन है, तो रेशियो टोटल है। पूछ क्या रहा है, बताइए कि कितने % जनता ने वोट किया। तो वोट किया 126 आ 336, कितना हो रहा है 6 6 12, 3 2 5, 1 6 3 और 1 4, कितने में 8 3 1100, प्रतिशत में पूछा है इसलिए गुना 100। 11 चौक 44, 11 दूनी 22, 42%। चुनाव खत्म हो गया। अब आपके पास कोई भी क्वेश्चन मिले चुनाव वाला, बना करके आप देख सकते हैं। और इसमें क्या ये सब भी हुआ था, 21 हुआ था ना, तो 21 में कुछ पूछना है तो पूछिए और फिर आगे बढ़ा जाए। 21 में देख लो कुछ हुआ है, कुछ बाकी है तो पूछ लो जल्दी। इक्कीस 22 में कुछ पूछना है पूछ लो। इक्कीस 22 में कुछ पूछना है पूछ लीजिए। नहीं, फिर भी कुछ लोग ऐसे होंगे शर्मिला टाइप के, वो लोग नहीं पूछ पाए होंगे। तो लगता है 23 आप लोग को होमवर्क दिया गया था। तो चलिए 23 में अगर कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, लेकिन थोड़ा जल्दी कीजिए। तेईस नहीं बताएं। हालांकि ये होमवर्क पहले ही हो गया था। तो आज भर रहने दे कि कुछ आगे बढ़े। देखिए अगला टाइप क्या है, बढ़ने लायक होगा तो बढ़ेंगे, नहीं तो रुक जाएंगे। ना अभी, हाँ होमवर्क दे दिया, छोड़ दीजिए, ज़्यादा हो जाएगा। चलिए आज भर इतना ही रहेगा, होमवर्क आपका बहुत है। हाँ 23 बनाना है, 23 छोड़ के मत आइएगा।
हाँ 23 हम दिए थे पहला हूँ लगता है, हमको याद है। लाइए तो एक बार असाइनमेंट में बढ़िया से बोल देवे, ना तो गड़बड़ा जाइएगा आप लोग। चलिए सुनिए 1 मिनट। आपका होमवर्क कुल मिला के 26 तक है, समझ गए ना? 26 तक कल जो भी अगर बचा खुचा होगा ट्राई कर लीजिएगा। 26 तक का मतलब टाइप 23 छूटल होगा, चाहे 24 छूटल होगा, चाहे 25 छूटल होगा, एक आधो लगभग तो सब हो गया है, एक आध को कोनो छूटल होगा देख लीजिएगा। ऐसे लगभग आपको दे दिया गया है होमवर्क। हाँ 28 तो दिए हुए हैं, बट इन लोग को लिखना पड़ता है हर बात। देखो चुनाव से पहले टाइप देख लो अपने, देखो सब टाइप 20 से पहले सब डिस्कशन हो गया है ना? टाइप 20 तक देख लो पूरा डिस्कशन हो गया है ना? हाँ 21 और 22, 21-22 हो गया है, डिस्कशन में 23 बाकी है, यही ना? ठीक, चलो तो एक बार पुनः टाइप 3 को आप देख लीजिएगा जो नहीं बना होगा। और 24 में क्या है, इतना खर्च करता है इतना बचता है। आज ही लगता है शुरू हुआ नहीं? पच्चीस का नाम के है, 3 गो क्वेश्चन में है। और ना धीरे धीरे करवा लेंगे, करवाना ही है ना, हो जाएगा। टाइप 28 इससे तो नियम अनुसार एक दिन में दे देना चाहिए था, लेकिन ना देंगे। आराम से पढ़िए, नहीं तो फिर आप लोग टेंशन में आ जाइएगा। हमको कोई दिक्कत नहीं है, आप जितना बना के आइएगा। टाइप 28 में मिनिमम कितना बोले थे हम? मैक्सिमम आप लोग जितना चाहे बना कर आ जाना, जाओ। मिनिमम 25 है, मैक्सिमम जितना चाहे बना कर आ जाइएगा। ऐसे तो कोई आएगा नहीं। हम देखिए, ये तो आपको सोचना चाहिए कि नहीं यार हम लोग को एग्ज़ाम देना है, हम लोग को अपना कोर्स पूरा करना है। लगभग बेसिक चीज़ तो हो गया, अब आगे का चीज़ चल रहा है। तब जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना जल्दी हम लोग कोर्स को कंप्लीट कर पाएंगे।